भाई एक बात बताएं कि थोड़ा सा जरा पॉलिटिक्स की तरफ आए। ये एक चीज नोट की मैंने, वो जब मैं मास्टर्स कर रहा था तो मेरी मैडम ने मुझे कहा कि अमर्त्य सेन की बुक है दी आर्गुमेंटेटिव इंडिया, वो पढ़े। हमने उसका बुक रिव्यू किया तो बड़ी अच्छी डायलॉग, को एग्जिस्टेंस और इस तरह की चीजें थी, और इंडियन सिविलाइजेशन और बड़ा कुछ हमने सुनने को मिला। लेकिन आज का जो इंडिया है उसमें एक चीज नजर आ रही है, वो गाली बहुत है, ये अब्यूसिव लैंग्वेज बहुत है। सोशल मीडिया की वजह से हमने देखा कि जो नए इमर्जिंग लीडर्स हैं या जो यंग लड़के उठते हैं, वो गाली देना, नफरत करना, वो उसको बहुत अहमियत दे रहे हैं। मिसाल के तौर पे पाकिस्तान भारत के दरमियान जब कोई मसला होता है तो बहुत गाली चलती है, वहां से देते हैं। फिर हमने ये कोविड-19 और इसमें देखा कि जिस तरह इंडिया के बहुत, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूंगा, किसी पॉलिटिशियन का, यंग का या किसी का भी, लेकिन गाली का इस्तेमाल बहुत हो रहा है, नफरत का इस्तेमाल बहुत हो रहा है। ये क्यों कर हो रहा है? ये इतनी नफरत कहां से आ गई है? हम तो बड़े प्यार करने वाले हैं, बॉलीवुड की दुनिया में रहने वाले हैं, मोहब्बत की लैंग्वेज है। यहाँ पे तो हमने गाने सुने बॉलीवुड से, चमक चलो, और मजे आते थे जनाब, एंजॉय करते थे। लेकिन ये क्या हो गया? ये इंडिया में इतनी अब्यूसिव कल्चर कहां से आ गया है? और पाकिस्तान में भी है बाय द वे, ये नहीं है कि इंडिया में है। इस पे मैं इस एब्यूसिव कल्चर का ये बोलूंगा कि देखिए, ये एक तथ्य और ये एक स्थापित तथ्य है कि हम जब दो दोस्त लोग बात करते हैं तो भी 4 गाली दे देते हैं। हमारे यहाँ ऐसे शहर हैं जहाँ बिना गाली से सेंटेंस की शुरुआत और बिना गाली से सेंटेंस खत्म नहीं होता है। मैं आपको एक मूवी की बात बताता हूँ। आमिर खान ने एक मूवी बनाई थी डेली बेली। उस पूरे फिल्म में सिर्फ गालियां ही गालियां थी। और आमिर से मैंने पूछा था, आमिर से पूछा मैंने, ये गालियां क्या? बोले ये तो हमारी डेली लाइफ में शामिल है। और हाल ही में आप जितनी भी वेब सीरीज देखेंगे, ये तो सोशल मीडिया का ट्रांसफॉर्मेशन है ना, कि सोशल मीडिया पे गाली चल रही है, ये ट्रांसफॉर्मेशन अब बॉलीवुड में भी हो गया और जितनी वेब सीरीज आ रही है उसमें भी हो गया है। क्योंकि वहां पर भी हर 10 मिनट में, चाहे वो पुलिस वाला हो चाहे गुंडा हो, वो किसी तरह की गाली देता है। तो मुझे लगता है कि इसको इतने सीरियसली नहीं लेना चाहिए। क्योंकि आम जबान में भी जब हम बात करते हैं, दोस्तों में बात करते हैं, समाज में बात करते हैं, अपने हम उम्र लोगों से बात करते हैं, तो इस तरह के शब्दों का कहीं ना कहीं इस्तेमाल हो जाता है। और मुझे मुझे लगता है कि सोशल मीडिया पर लोग अपना जो गुस्सा है वो बिना सेंसरशिप के इजहार करते हैं, और इसीलिए वही भाषा उनसे निकलती है जो उनके दिमाग में रहती है उस पर्टिकुलर पॉइंट के लिए। पर मुझे नहीं लगता कि इसको बहुत निगेटिवली लिया जाना चाहिए। अगर हम एक बिना सेंसरशिप का एक सोशल मीडिया थ्रो कर रहे हैं, तो उसके ये चैलेंजेस है, उसकी ये गलतियां हैं, उसको हमको स्वीकारना पड़ेगा। और जहां पर रेगुलेशंस बनाने की जरूरत है, उस रेगुलेशंस को बनाना पड़ेगा। अच्छा, तो आप समझते हैं, आप इसको जस्टिफाई करार दे रहे हैं कि ये एक नॉर्मल लाइफ का हिस्सा है, तो इसको, ये इस तरह की चीजों में आती रहेगी। लेकिन दीपक भाई एक बात बताएं, अगर इसी को ले लिया जाए इंडिया के अंदर, और वहां पे जैसे मुसलमानों और हिंदुओं का एक प्रॉब्लम रहता है, और हमने सुना कि जिस तरह मुसलमानों को भी बहुत ज्यादा गाली गलौज, और हम देखते हैं कभी कम्युनल वायलेंस देखते हैं, या तबलीगी जमात का देखा, तो ये जैसे जी उन्होंने इल्जाम लगा दिया जी, जमात, तबलीगी जमात जो है वो कोरोना लेके आ गई। तो इसको जब नॉर्मल सोसाइटी के में, तो एक और चलो चक्कर में हम बात कर ले कि वीडियो हो गई, बात कर ली। लेकिन जब ये अक्रॉस द कम्युनिटी बात होती है, हिंदू मुसलमान की बात होती है, सिख हिंदू की बात होती है, सिख मुसलमान ईसाई की बात होती है, तो वहां पे गाली नॉर्मल नहीं रहती। तो ये गाली वहां पे भी चलेगी, और पाकिस्तान के मैं नहीं मानता कि इस फॉर्मेट में गालियों का इस्तेमाल कहीं भी किया जाता है। किसी के बाद व्यक्तिगत दुश्मनी हो तो बात अलग है। लेकिन मैं यहाँ पे जरूर कहना चाहूंगा कि भारत का समाज बहुत जागृत समाज है। भारत का समाज हर चीज पे रिएक्ट करता है। और जैसे आपने तबलीगी जमात के बारे में कहा, तबलीगी जमात के मौलाना साहब के ऊपर आरोप लगा, और हमने नहीं लगाया आरोप, मीडिया ने नहीं लगाया आरोप, ये तमाम सरकारों ने लगाया कि लगभग 30% कोरोना के मामले इनिशियल स्टेज पे उनके द्वारा बढ़ गए हैं, और उनके चलते पूरे देश के अंदर कोरोना फैल गया। ये फैक्ट है, इसके बारे में जांच चल रही है। कई सारे 900 तबलीगी जमात वालों के खिलाफ चार्जशीट भी हो चुकी है, 47 मौलाना साहब के खिलाफ भी होने वाली है। उनकी जल्दी जो भी कानूनी कार्रवाई उनकी होगी होगी। लेकिन मैं इसे दिक्कत तब होगी जब तबलीगी जमात को मुसलमान मान लिया जाए। तबलीगी जमात एक ऐसी जमात है जो भारत के मुसलमानों में मुश्किल से 10 से 12% होगी। उसके बाद भी हिंदुस्तान के अंदर मुसलमान है, हिंदुस्तान की कैबिनेट में मुसलमान काम करते हैं, हिंदुस्तान के बड़े बड़े पदों पर मुसलमान रह चुके हैं। एपीजे अब्दुल कलाम जैसे महान न्यूक्लियर साइंटिस्ट जो भारत के राष्ट्रपति भी रह चुके हैं, वो भी एक मुसलमान थे, और कभी भी मंदिर में जाने से परहेज नहीं करते थे। तो मेरे ख्याल से भारत की मिसाल बहुत अलग है, बहुत दुनिया में बिल्कुल
विपरीत तरह की है, लेकिन हाँ, ऐसे कुछ कट्टरपंथी हो सकते हैं जो इसके बीच अपने लिए अवसर तलाशने की कोशिश करें। ऐसी सिचुएशंस आपके यहाँ भी होती है, हमारे यहाँ भी होती है, अन्य देशों में भी होती है। जब समय आता है तो उन लोगों से निपटा जाता है। बिल्कुल सही है। अच्छा दीपक भाई ये बताएं कि कल वो पॉलिटिक्स पे थोड़े डिस्कस करें। कल वो नेपाल की पार्लियामेंट ने बड़ा फुल मेजॉरिटी के साथ पॉलिटिकल मैप की रीड्राइंग की बात की है, काला पानी और बाकी इलाकों में। तो ये जो एक पर्सपेक्टिव डेवलप हो रहा था कि इंडिया जो है वो अपने छोटे-छोटे जो स्टेट्स हैं उनके ऊपर चढ़ाई कर रहा है और उन पे कब्जा करना चाहता है, कंट्रोल करना चाहता है। तो ये बात फिर सही साबित हो रही है कि जो बीजेपी की सरकार है वो सबके साथ कोर्जन का इस्तेमाल कर रही है। एलओसी पे भी मेरे मामला मेरे खराब है, ख्याल से मेरे एलएसी पे ख्याल भी। से मेरे जी। ख्याल से आप आपके बेसिक फैक्ट इसमें गलत है। नेपाल ने जो किया है सबको पता है किस लिए किया है। उसके पीछे आपका भी देश है, उसके पीछे चाइना भी है। इन दोनों ने चाबी दी है उसको। क्यों चाबी दी है? क्योंकि चाइना अपने आप का प्रभुत्व नेपाल पर साबित करना चाहता है, ये सबको पता है। ये कोशिश 10-12 साल से चल रही थी। इसमें हमारे यहाँ के भी कुछ लोग इन्वॉल्व थे। यही कारण था कि उसको हिंदू राष्ट्र से हटा करके उसको एक डेमोक्रेटिक राष्ट्र कर दिया गया। उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पर वहाँ की जो सत्ता है वो एक्सट्रीम लेफ्टिस्ट लोगों के पास है। वहाँ पर भी अभी भी भारत समर्थक तत्व मौजूद है। एक एमपी ने उसके लिए वॉकआउट भी किया। जिन नक्शों की बात उन्होंने अगर कही है, अगर कल उनको यूनाइटेड नेशन जारी जाना पड़ा और ये कहलाना पड़ा कि लिपुलेख, धारचूला और ये जो तीसरी जगह है वहाँ पर काला पानी, ये तीनों जगह भारत में नहीं हमारे नक्शे में है, तो भी उनको दिक्कत होगी। क्योंकि जो यूएन के अंदर भारत और पाकिस्तान का मैप, भारत और नेपाल का मैप सबमिट हुआ है, उसमें ओरिजिनली ये 3 इलाके पाकिस्तान में हैं। माफ कीजिएगा, भारत के अंदर है। तो ये पाकिस्तान और चाइना की एक मिली-जुली शरारत है। पाकिस्तान और चाइना ये क्यों कर रहे हैं नेपाल पर दबाव डलवा के? इसका बड़ा सीधा-सा रीज़न है। चीन इस वक़्त घिरा हुआ है कोविड-19 की प्रॉब्लम्स के चलते। उसके ऊपर पूरी दुनिया का प्रेशर है। तो ये इस इलाकों में डिस्टर्बेंस फैलाकर अपने लिए बड़े लोगों से बातचीत की एक अपॉर्च्युनिटी तलाश रहा है, ताकि उसके ऊपर लगे कोरोना फैलाने के आरोप में थोड़ी नरमी हो जाए और भारत उसके लिए थोड़ा पॉजिटिव वे से काम कर ले। इससे ज़्यादा मैं इन चीज़ों को कुछ नहीं देखता। ये 1962 का भारत नहीं है। नेपाल इस बात को अच्छी तरह जानता है। नेपाल भारत पर कितना निर्भर है और नेपाल से भारत के कितने रिलेशन है, ये तो अनादि काल से हैं। भगवान राम की पत्नी सीता जनकपुर यानी काठमांडू की पैदा हुई थी, ये तो हमारे इतिहास के अंदर लिखा हुआ है। तो मुझे नहीं लगता कि लॉन्ग टर्म में किसी तरह की दिक्कत होगी। हाँ, शॉर्ट टर्म में पाकिस्तान और चाइना अगर थोड़ा बदमाशी बंद कर दे, तो चीज़ें बेहतर हो जाएँगी। अच्छा दीपक भाई, हमने चलो नेपाल में तो हम बदमाशी कर रहे हैं, तो जो चीनी फौजें वो आपके मुल्क में घुस गई और वो मोदी साहब का कहता है मेरी 56 इंच की छाती है, वो लोग मजाक उड़ाते हैं हमारी लिए तो 56 इंच की है, चीन के मुकाबले में 26 की इंच की रह गई है। तो ये क्यों बात, डबल स्टैंडर्ड क्यों है? और मीडिया भी ना, नहीं ना, बोल, ना, ना। आप भी नहीं बोलते। छाती तो 56 इंच की है, छाती तो 56 इंच की है। 56 इंच की छाती का मैं रीज़न आपको बता दूँ। देखिए, इमरान खान भी जाएँगे ना, नमाज़ पढ़ने भी जाएँगे, तो मन में वो नरेंद्र मोदी का नाम 3-4 बार लेते हैं। फिर उसके बाद आपके जितने कैबिनेट मिनिस्टर्स, आपके जितने बाजवा, कभी कश्मीर बोलेंगे, कभी मानव अधिकार बोलेंगे, तो आपका जो एक्जिस्टेंस है, वो हमारे बिना नहीं हो सकता। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं, जहां तक चाइना की बात है, मैंने आपको रीजन बताया कि चाइना इस तरह का प्रेशर क्यों बना रहा है। और सबको पता है कि जो चाइना और भारत के बीच एलएसी है, हमारे बीच एक वेल ड्रॉन मैकेनिज्म है बातचीत का, बातचीत करने का। और जहां तक आप बात कर रहे हैं कि सेना थोड़ी आगे पीछे हो गई है, तो कल की जो बातचीत हुई है उसके बाद दोनों सेना नॉर्मल जगह पे हैं। और मुझे लगता है कि जब ये वर्ल्ड फोरम पे चाइना पर दबाव पड़ेगा ना, दुनिया के बड़े बड़े नेताओं का, बड़े बड़े देशों का, क्योंकि अभी G10 में भारत को शामिल करने के बाद खुद डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं और वहां पर चाइना भी होगा, तो देखना पड़ेगा यहाँ पर कि जब वो परिस्थिति आती है और मिल मिलकर घेर जब चाइना को मारते हैं, तो चाइना क्या करता है, चाइना को भारत के पांव पकड़ने पड़ेंगे और तब ये बातें बहुत हद तक क्लियर हो जाएंगी। भारत कितनी ढील देता है चाइना को, ये एक अलग बात होगी। लेकिन कमर भाई, ये भी हमको बहुत अच्छी तरह समझना पड़ेगा, हम सब पड़ोसी हैं, हम सब कोएग्जिस्टेंस के साथ रहते हैं। एक दूसरे में उंगली करके दोनों को ही तकलीफ होगी, दोनों को ही तकलीफ होगी। मतलब आप चाइना हम में करेगा, हम चाइना में करेंगे, आप नेपाल में करेंगे, आप कश्मीर के अंदर करेंगे, तो प्रॉब्लम दोनों को होगी। आपको बता दूं, पिछले 1 साल के अंदर हमने 100 आतंकवादियों को मार दिया है और 12 दिन के अंदर 100 बार आपने सीज फायर का वायलेशन किया है और दबा-दबा के पाकिस्तान के सोल्जर्स को मारा गया है, क्योंकि अब ऑर्डर है शूट एट साइट। अगर आपको कोई भी उत्तेजित करता है, तो फायरिंग में मार दिया जाता है। तो कैजुअलिटीज़ तो आपकी तरफ भी होती है और आपकी तरफ ज़्यादा होती है। मुझे लगता है कि
भारत के प्रति नफरत के इस रवैये को पाकिस्तान को छोड़ देना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान की मजबूरी ये है कि भारत के सिवा तो उसका कोई अस्तित्व ही नहीं है। पाकिस्तान की फौज की दुकान ही नहीं चल सकती भारत के बिना, पाकिस्तान की सरकार ही नहीं चल सकती, पाकिस्तान की डिप्लोमेसी नहीं चल सकती, पाकिस्तान की इकोनॉमी नहीं चल सकती। और मैं आपको ये बता दूं, पर 3-4 दिन पहले पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने भारत को आर्थिक मदद देने की पेशकश की थी। भारत ने कहा कि जितना हमारा आर्थिक पैकेज है, वो आपके जीडीपी का 10 गुना है। पहले आप अपने डेब्ट की चिंता करिए, कर्जों की चिंता करिए। अच्छा, आपने दीपक भाई आपने बात की कि हम आपके बगैर नहीं चल सकते। मुझे एक बात बताएं, मोदी साहब नहीं, ने आप हमारे बगैर नहीं चल सकते, हम आपके बगैर नहीं, हम तो आपके बगैर चल सकते हैं। हमने आपका एक टुकड़ा करके बांग्लादेश आपको दिखा दिया और अभी भी 3 टुकड़े तैयार बैठे हुए हैं, चाहे वो गिलगित बाल्टिस्तान हो, चाहे गिलगित बाल्टिस्तान हो, चाहे बलूचिस्तान। और कल ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जम्मू कश्मीर में एक वर्चुअल रैली करते हुए साफ कहा है कि आजाद कश्मीर जिसको आप कहते हैं, जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है, वो हमारा है। तो आप मान के चलिए मोदी जी के पास अभी 4 साल और है। मुजफ्फराबाद में भी बहुत जल्दी भारत का तिरंगा लहराएगा कमर भाई। अच्छा, मैं एक दो आपकी बातों के जवाब दे लूं। पहली बात तो ये है दीपक भाई कि आपने, अगर आपकी वहां पे जो सियासत होती है वो होती एंटी पाकिस्तान है। अगर बीजेपी एंटी पाकिस्तान बात ना करे तो वो इलेक्शन नहीं जीत सकती। मोदी साहब नारा लेके आए थे इकोनॉमी का 2014 में, और 2019 में सिक्योरिटी कश्मीर पे इलेक्शन जीतना पड़ा। और जो आप बात करते हैं कश्मीर की या बांग्लादेश की, आपने बल्कि पहले बात की, देखिए बांग्लादेश में आपने बैनुल अक़वामी कवानीन की खिलाफवर्जी की, एक मुल्क के अंदर इंट्रूजन करके, वहां पे आपने मुफ्ती बाइनी को सपोर्ट करके, तो एक बैनुल अक़वामी इंटरनेशनल लॉ की वायलेशन कर रहे थे बंगाली लोगों के साथ। ये तो बताइए ना, क्यों बलात्कार हो रहे थे, क्यों मारा जा रहा था, मुफ्ती बाइनी क्यों बनी, स्टेप ब्रदर की तरह क्यों ट्रीट किया जाता था उस पाकिस्तान के हिस्से को। उस पाकिस्तान के हिस्से से आपकी कोई सहानुभूति नहीं थी। ये भी तो एक हकीकत है ना कमर भाई, इसको आप कैसे इनकार कर देंगे। कितने लोगों का नरसंहार हुआ बांग्लादेश में मुफ्ती बाहिनी के टाइम पर, और क्या कर पाई पाकिस्तान, बताइए ना। अगर पाकिस्तान इतना सशक्त मुल्क होता तो अपने 2 टुकड़े होने से रोक लेता, नहीं रोक पाया ना, और पूरी दुनिया ने उसको एक्सेप्ट भी किया। तो ये भारत की ताकत है, इसको भूलना नहीं चाहिए। तो ये 71 की बात है। मैं आपको करगिल की 1999 की बात बता देता हूँ। आपके सब सैनिक आते थे, मर के जाते थे, बॉडी बैग एक भी नहीं ली पाकिस्तान सरकार ने। हम लोगों ने उसका अंतिम संस्कार किया है, हम लोगों ने बरियल किया है सम्मान के साथ। और ये डिस्कशन हुआ कि क्या करना चाहिए इनको, झेलम नदी में बहा दें कि इनको सिंध नदी में बहा दें। डिसीजन हुआ टॉप लेवल पे कि हर इंसान के मौत की भी एक कीमत होती है। अगर वो पाकिस्तानी सोल्जर है तो उसको भी सम्मान से बरियल किया जाएगा। ले चल सकता हूँ मैं आपको कारगिल की उस जगह पर, मेरे ख्याल से 6.7 हाइट उस पीक को बोलते हैं, वहां पर उनका बरियल किया गया है। ये हिंदुस्तान है और ये पाकिस्तान है। देखिए, मैं आपको टोकता नहीं, मुझे जरा बात करने मुकम्मल करने दिया करें, फिर आप जितना मर्जी बोलें। मैंने खूब मुकम्मल करिए, मुझे कोई जी, थैंक यू। मैंने सिर्फ इतना कहा है कि आपने जो बांग्लादेश में किया वो तो इंटरनेशनल लॉ की वायलेशन थी। तो आप एक मुल्क के अंदर घुस के वहां पे मुफ्ती बाहिनी बना के, वहां के जो मिलिट्री है, जो हुकूमत है, उसको अगर आप उसके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं तो उसको आप फख्र से कहेंगे। आपने तो ज्यादती की है, और वो बात है 50 साल पुरानी। एक बात सुने, अभी की बात आ जाए। देखिए, पाकिस्तान के खिलाफ अगर आप एंटी पाकिस्तान ना हो तो आप तो इलेक्शन नहीं जीत सकते। आपके सियासतदानों ने तो फौज का इस्तेमाल करके 2019 का इलेक्शन जीता। अपना अभिनंदन की तस्वीरें इस्तेमाल की बीजेपी के सियासतदानों ने। देखें, अगर बात यहां तक पहुंच गई है, अगर एंटी पाकिस्तान नारा नहीं लगेगा तो आप नहीं जीत सकते इलेक्शन में। एंटी पाकिस्तान वैसे सारा टाइम आप अपनी इंटरनल बातें करते रहते हैं। मैं सिर्फ इतना, और आपने चीन की बात की कि कोरोना वायरस की वहां पे बात की। देखिए, इस वक्त तो हालात इंडिया के अंदर कोरोना वायरस के खिलाफ है, बल्कि पाकिस्तान में भी बहुत खराब है। मैं कोई इंडिया पे इल्जाम नहीं दे रहा हूं, जाहिर बात है पॉपुलेशन की वजह से प्रॉब्लम हो रहे हैं। आपने को एग्जिस्टेंस की बात की, सार को आपने खत्म किया कि हमने खत्म किया। और जो दीपक भाई इमरान खान ने ऑफर की, इमरान खान ने ये नहीं कहा हम आपको पैसे दे रहे हैं। इमरान खान ने सिर्फ इतनी बात की कि मोदी साहब कहते थे कि भैया आओ गुर्बत को खत्म करें, आओ पॉवर्टी करें, आओ खत्म करें, आओ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स पे काम करें। तो आपने ये कहा कि हमने इस चीजों में नहीं आना। उधर से टेढ़ी दिल आ रही है ईरान की तरफ से। आपने कहा कि हम 18 जून को फॉरेन ऑफिस का कल का आपका स्टेटमेंट है कि हम
पाकिस्तान के साथ बैठ के टेक्निकल लेवल पे टिड्डी दिल पे बात करेंगे। टिड्डी दिल का खतरा आपको महसूस होता है और कोई आपको खतरा महसूस नहीं होता, इसका मतलब ये हुआ कि आप जो खतरे को डील करते हैं, जब खतरा आता है तो तब बात करते हैं। दीपक भाई, बात आगे निकल गई, आपने चीन की बात की, मैं सवाल करता हूँ कि आप कहते हैं जी हो चीन कोई बात नहीं, खैर है, मसला ही कोई नहीं, हमारे बराबर है। मुझे बताएं आपकी उनकी क्या बराबरी है? $100 अरब की बायलैटरल ट्रेड है, 80-85 अरब डॉलर आप इंपोर्ट करते हैं। वो चीनी हमें कहते हैं कि अगर हम आज इंपोर्ट बंद कर दें तो इंडिया के तो चूल्हे बंद हो जाएंगे। वहां पे तो सारी इंडस्ट्री हमारे रॉ मटेरियल से चलती है और उनके तो घर घराने हमारे पैसे से चलते हैं। सो आपकी तो एक्सपोर्ट ही कोई नहीं इंडिया को, आप चाइना को, आपको तो सिर्फ फायदा ही फायदा है। तो दीपक भाई, आप कैसे चाइना का मुकाबला कर सकते हैं? वो मुल्क में घुस गए, आपकी सॉवरेनिटी की वायलेशन करें, आप कहते हैं कोई नहीं हुई, आप मुंह छुपा लेते हैं। वो आपको $85 की इंपोर्ट करते हैं, आप कहते हैं नहीं नहीं, हमारे तो बड़े देश है, हमारा तो बड़ा कारोबार है। कारोबार कैसे है? डॉलर मुल्क से जा रहे हैं और आप कहते हैं कारोबार है। चीन के साथ आपकी बराबरी बनती नहीं है मेरे ख्याल से, क्या कहेंगे? चलिए, आपका बड़ा भाई चीन है, इसलिए आप उसको कितना भी बड़ा माने, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं आपको हकीकत बता दूं, दुनिया का अगर कोई सबसे बड़ा लोकतंत्र है तो भारत है। और चीन की वर्ल्ड कम्युनिटी में क्या प्रॉब्लम है ये आप भी जानते हैं। अगर आप बात करिए पुराने युद्धों की जो भारत और पाकिस्तान के बीच हुए थे, उस वक्त पूरी दुनिया पाकिस्तान के साथ खड़ा हुआ करती थी जनाब, पाकिस्तान के साथ। और इस बार आपके मुख्य प्रधानमंत्री इमरान खान ने कश्मीर पे 2 लाइनें यूएन में ज्यादा क्या भेज दी, सऊदी अरेबिया के क्राउन प्रिंस ने उनको प्लेन से उतार दिया। ये औकात है पाकिस्तान की। और मैं आपको ये भी बता दूं, आप चीन की इतनी वो कर रहे हैं, आपका एक इस्लामिक राष्ट्र है, चीन में मुसलमानों के साथ क्या किया जाता है? क्या आपने कोई प्रदर्शन किया? आपको हिंदुस्तान के ही मुसलमान दिखेंगे। चाइना में जो मुसलमानों से अत्याचार हो रहा है उस पर खामोश बैठेंगे। और आप ट्रस्ट की बात करते हैं ना, भारत का ट्रस्ट किसने तोड़ा है हर बार? भारत के पीठ पे छुरा किसने भोंका है हर बार? भारत के और डिस्टेबलाइज करने की कोशिश हिंदू मुस्लिम के नाम पर कौन करता है हर बार? सिर्फ पाकिस्तान करता है। और मैं आपको बता दूं, जब प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी शांति की बस लेके लाहौर गए थे, सिर्फ एक इनिशिएटिव पे नवाज शरीफ से मिले थे, नवाज शरीफ ने से बात की थी, मैं उस वक्त मौजूद था वहां पर लाहौर के अंदर। वापस आए, क्या हुआ? करगिल हुआ। किसने किया? परवेज मुशर्रफ ने किया। ठीक है, करगिल हो गया था, आपको विड्रॉ करना पड़ा, आपको नाक की खानी पड़ी, और आप अपने जो सैनिक थे उनके शवों तक को नहीं ले गए। मतलब कोई व्यक्ति अपने देश के सैनिकों के शवों को दूसरे देश की सरहद पर मरता हुआ छोड़ दे और फिर बोले ये हमारे लोग ही नहीं है, इतना कृतज्ञ राष्ट्र अगर कोई है तो मैं उसके बारे में कुछ नहीं कहूंगा। उसके बाद क्या हुआ? जब करगिल हो गया, करगिल खत्म हो गया, हमने बोला आगरा में आके बात करिए, तब आगे हाथ आगे बढ़ाया। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद क्या हुआ बताइए ना मुझे। उसके बाद संसद पर अटैक हुआ, जम्मू कश्मीर पर अटैक हुआ, तो दोनों के बीच बहुत तनाव चला। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद फिर सार्क की मीटिंग हुई पाकिस्तान के अंदर, और वहां पर भारत और पाकिस्तान के बीच 2004 में एक समझौता हुआ जिसमें पाकिस्तान ने वादा किया कि वो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म भारत के अंदर नहीं करेगा। इस्लामाबाद डिक्लेरेशन कहते हैं कमर भाई उसको, इस्लामाबाद डिक्लेरेशन। और उस इस्लामाबाद के डिक्लेरेशन के बाद भी पाकिस्तान अपनी हरकतों से कभी बाज नहीं आया। मुंबई में उसने ट्रेन के अंदर ब्लास्ट कराए, मुंबई में ट्रेन के ब्लास्ट के अलावा उन्होंने 26/11 करवाया। कई ऐसी बातें हैं। 26/11 में एक जिंदा सबूत को पकड़ा भी गया। जिंदा सबूत कौन था? अब्दुल अजमल कसाब। अजमल कसाब एक जिंदा सबूत पकड़ा गया जो पाकिस्तान से आया था, और आप बोलते हैं भरोसा कर लें। दोस्ती कहाँ तड़ाते हैं आप? मैं पूरा बोलते हैं, आप बोलते हैं भरोसा कर लें। और दूसरी बात नहीं, सिर्फ पाकिस्तान के बल पर भारत में चुनाव नहीं जीता जाता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर चुनाव जीतते हैं तो उसके कई फैक्टर्स हैं। हाँ, पाकिस्तान भी एक हो सकता है, जो पुलवामा में आपने किया और उसके बाद पाकिस्तान को बालाकोट में जो हमने जवाब दिया, वो लोगों के दिमाग में था। लेकिन उनकी जन कल्याणकारी योजनाएं, चाहे फ्री में गरीब लोगों को सिलेंडर देने वाली बात हो, कई सारी उनकी योजनाएं हैं, घर बनाने वाली बात हो, शौचालय बनाने वाली बात हो, लोगों को रोजगार देने वाली बात हो, प्रधानमंत्री ग्रामीण योजना के तहत लोगों को गांव के अंदर पक्के घर देने की बात हो, ऐसे कई सारी स्कीम्स उन्होंने चलाई है बॉस। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि मोदी जी सिर्फ पाकिस्तान पर एक हमला करा के जीत गए, तो आप बहुत गलत सोच रहे हैं। और दूसरी बात, कम से कम 56 इंच के सीने की कैपेबिलिटी को आप कमजोर मत आकिए, क्योंकि जब पड़ेगी ना तब आप समझ नहीं पाएंगे। कमर चीमा साहब, मैं उनको लगभग 95 से जानता हूँ।
और ऑलमोस्ट डेली कंटेंट के तौर पे जानता हूँ। तो जहां पर वो सोचना शुरू करते हैं, इमरान खान वहां सोचना खत्म कर देते हैं। देखिए दीपक भाई, बात सुने, आपने इतनी बातें की, आपने पहले मुसलमानों की बात की, मुस्लिम वर्ल्ड की बात की, ये वही मुस्लिम वर्ल्ड है जहां से आपको अरबों डॉलर फॉरेन रेमिटेंस आता है, तो आप लोग चलते हैं। अभी आपने मुसलमानों को इस्लामोफोबिक करार दे दिया, इस्लामोफोबिया के नारे लगाने शुरू कर दिए, और खासकर कोरोना वायरस के बाद अरे जिसकी मैं मुसलमान बात लगा कर रहे रहा था। इस्लामोफोबिया के नारे, हम सुनो नहीं लगा रहे भाई। कुछ गिने सुने चुने मुसलमान जो आपके द्वारा प्रायोजित होते हैं वो लगाते हैं इस्लामोफोबिया के नारे। भारत में कोई इस्लामोफोबिया का नारा नहीं लगा रहा। और मैं आपको बता दूं, हमारी संस्कृति सनातन संस्कृति है और दुनिया का सिर्फ एक धर्म है, एक धर्म, लिख लीजिए आप, एक ही धर्म है जिसने अनादिकाल से, जब तक इतिहास नहीं लिखा गया इस धरती का, तब से सर्वधर्म संभाव और वसुधैव कुटुंबकम की बात की है। सिर्फ एक ही धर्म है जो सर्वधर्म संभाव कहता है, और सिर्फ एक ही देश है जो वसुधैव कुटुंबकम कहता है। आप इन चीजों को नकार नहीं सकते जनाब। जी, देखिए, मैं तो दीपक भाई समझता हूं कि इंडिया जो को एग्जिस्टेंस और सेकुलरिज्म की बात करता था, मैं कहता हूं अगर वही दीपक भाई, सही कहा, और फिर उन्होंने जो गलत क्या क्योंकि कहा। देखिए, सुने मौलाना साहब के इंसिडेंट को आप जैसे लोग जो हैं सभी मुसलमानों से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि सुने वो सिर्फ और सिर्फ जमात की गलती है। उसके बाद जो पत्थरबाजी हुई, उसके बाद जो नर्सों के सामने नाच हुआ, वो भी कुछ एक लोगों की गलती है। उसको भारतीय मुस्लिम नहीं कहा जा सकता। और कमर चीमा जी, मैं देख बता दूं, इतिहास मैंने पूरी दुनिया देखी है। मैं यासिर अराफात के घर से लेके एहुद बराक के घर तक गया हूँ। व्हाइट हाउस, डाउनिंग स्ट्रीट से भी मैंने रिपोर्टिंग की है, अफ्रीका से भी बहुत की है, ऑस्ट्रेलिया से भी मैं संपर्क में रहा हूँ, और अमेरिका तो दर्जनों बार गया हूँ रिपोर्टिंग करने के लिए। मैं आपको ये बता दूं, जितना खुश हिंदुस्तान में मुसलमान है, उतना मुस्लिम देशों में भी नहीं है, उतना मुस्लिम देशों में भी नहीं है। और आपको कमर चीमा जी जानकर हैरानी होगी, अहमदिया को मानते हैं आप? मुसलमान मानते हैं? सुने सुने अब मेरी ना ना, देखो मानते हैं, बात बताइए ना, हाँ या ना। अहमदिया को मानते हैं मुसलमान आप? मुझे जवाब देने देना, मुझे अहमदिया जवाब, मुसलमान है क्या? भाई जवाब तो देने देना। आप तो देखिए, मुझे सब बात कर लेते हैं, मुझे जवाब नहीं देने मैं देते। सिर्फ एक एक चीज, एक लाइन और कहना चाहता हूँ। इस्लाम के 72 के 72 फिरके हैं, होते हैं, 72 फिरके होते हैं ना। कुछ लोग तो 75 बना लेते हैं। कोई देश अगर है वर्ल्ड के अंदर जिसके अंदर इस्लाम के 72 के 72 फिरके एक साथ कोई एग्जिस्टेंस के साथ रहते हैं, तो भूलिएगा मत, वो भारत है। देखिए, मैं पहली बात तो ये है कि आप जितनी अच्छी पिक्चर पेश करने की कोशिश कर रहे हैं, और जिस तरह आप जो नरेंद्र मोदी साहब के बयानियों को पेश करने की कोशिश कर रहे हैं, मैं आपको दीपक भाई बताऊं, पहली बात तो ये है कि आप ये मेरी बात मुकम्मल होने दीजिएगा। आप सिर्फ जब जब डोनाल्ड ट्रंप आया था, पाकिस्तान इंडिया में आया था, तो जो बीजेपी के लोगों ने मस्जिदों के ऊपर चढ़ के बीजेपी के झंडे लहराए थे, वो किया तबलीगी जमात के लोगों की? सुने, बात तो मुकम्मल होने दे, बात तो ना ना, मुकम्मल एक होने भी दे। तस्वीर बता दीजिए, इसकी एक भी तस्वीर बता दीजिए, मैं आपकी बात मान देखिए, जाऊंगा। मैं ये भी बताता शुद्ध हूँ झूठ है, मैं ये बता शुद्ध मैं झूठ है। बताता हूँ मैं बताता हूँ जो 2002 में मुस्लिम राइट्स हुए थे गुजरात में, वो भी तबलीगी जमात के खिलाफ हुए थे। और सुने तो पहुंच गए। सुने तो सही ना, मेरी बात तो सुन ले आप अभी की दीपक बात करें, मैं 2002 की बात का भी जवाब देने को राजी हूँ। भाई। तो सुने, फिर आप शुद्ध जहां झूठ मर्जी, अगर आप बोलेंगे कि बीजेपी के लोग मस्जिदों पर झंडे फहरा रहे थे, तो हिंदुस्तान में ऐसा कहीं नहीं हुआ। सुने मेरी बात सुने, आप जब मर्जी 20 साल पीछे, 40 साल चले जाए, मैं 10 साल पीछे जाऊं तो आप कहते पीछे ना जाए। मैं आज की, जाइए मैं ट्रम्प जाइए 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 ट्रम्प जाइए। साहब को सुने, ट्रम्प साहब तो अगले दिन आए थे ना, जो फसादात दिल्ली में हुए, जो मामलात खराब हुए, वो तो आपने देखे, और आपने बड़ी बात की सेकुलरिज्म की दीपक भाई। इसका मतलब है कि भारत अब एक एक प्रोग्रेसिव मुल्क नहीं रहना चाहता, भारत एक हिंदू रियासत बनना चाहता है। आपने कहा सेकुलरिज्म एक फ्रॉड वर्ड है, जिसका कांग्रेस ने भी इस्तेमाल किया। अगर सेकुलरिज्म एक फ्रॉड वर्ड है, तो फिर आप माने कि भारत एक हिंदू रियासत बनेगा। और अगर ये हिंदू रियासत बनेगा, तो मैं आपको लिख के देता हूं दीपक साहब, भारत का सोशल कॉन्ट्रैक्ट टूट जाएगा, क्योंकि आपने जो लोगों को इकट्ठा किया हुआ है, वो इसी नाम पे किया था कि हम किसी मजहब को बीच में नहीं लेके आएंगे, हर बंदा यहां पे आजादी पे रहे। लेकिन ये जो अब आप मजहब का इस्तेमाल कर रहे हैं, और हिंदू मजहब का नरेंद्र मोदी साहब इस्तेमाल कर रहे हैं, मुझे ऐसे लगता है कि भारत का जो, जिसे इमरानी मुआहदा हम उर्दू में कहते हैं,
वो टूट जाएगा, क्योंकि अब एक मुल्क जो है, ना आप हिंदुओं को, सिखों को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, ना मुसलमानों को। शूद्र बेचारों की तो जिंदगी कोई नहीं। सो अगर इसी तरह चलना है तो मुसलमानों को तो आपने इस्लामोफोबिक और पता नहीं नाम देते। कोई नहीं, शूद्र विचारों सुने, बोल दिया आपने, शूद्र विचारों की जिंदगी कोई नहीं। आपको पता है किनकी? राम मंदिर बन रहा है अयोध्या में, पता है ना, राम मंदिर बन रहा है अयोध्या में। तो कितनी आपको पता ज्यादती है है, उसकी मस्जिद पहली को ईंट गिरा किसने के लगाई? मंदिर। हाँ, मस्जिद को गिरा के ही मंदिर बना और सुप्रीम कोर्ट ने बनवाया तो मंदिर बन रहा है, ऐसे नहीं बन रहा है, कानूनी तरीके से बन रहा है। उसकी पहली ईंट किसने रखी थी? एक शूद्र ने रखी थी, आपको पता है? कमर चीमा जी, ये जो बाइनरी पाकिस्तान बनाने की कोशिश करता है, इसमें बहुत छेद है। और आप ये जो हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं ना, मेरा बिल्कुल सिंपल सा एक डायलॉग है, देयर कैन बी नो हिंदुस्तान विदाउट मुसलमान। मुसलमान हिंदुस्तान में रहेगा, मुसलमान हिंदुस्तान में रहता रहेगा, लेकिन वो 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 मुसलमान रहेगा जो भारत के संविधान को मानता हो, भारत के कानून को मानता हो, भारत से एक्सपेक्ट करता हो कि उसकी सुरक्षा की जाए, और साथ में अपने फंडामेंटल कर्तव्यों को भी मानता हो। ये भी मानता हो कि भारत का संविधान मुझे ये अधिकार देता है और इस ये कर्तव्य मुझे करने पड़ेंगे। अफसोस की बात ये है कि जब इस तरह की बातें आती हैं तो कई लोग, आप जैसे लोग होते हैं ना, जो पाकिस्तान में बैठे रहते हैं, इस सेंटिमेंट को भड़काते हैं कि देखिए आप मुसलमान हैं। अरे बन गया ना 1947 में, आपको इतना ज्यादा प्रेम है, इतना ज्यादा प्रेम है, बन गया ना 1947 में पाकिस्तान। पाकिस्तान की औकात क्या है बिना भारत के? अगर भारत का विभाजन नहीं किया होता अंग्रेजों ने तो क्या पाकिस्तान होता? नहीं होता ना, नहीं नहीं, होता, बिल्कुल नहीं होता। तो पाकिस्तान। आप बोल रहे हैं कि हिंदू सिविलाइजेशन, देखिए हिंदुइज्म इज अ वे ऑफ लाइफ। पढ़िएगा कभी हिंदुइज्म के बारे में। मैं मैं कड़वी बात आपकी नहीं बात बोलना चाहता, मुझे बताइए इस्लाम कितने साल पहले पैदा हुआ? सुने, सुने, इस्लाम पाकिस्तान कितने की साल पहले आपने पैदा हुआ? सुने तो सही ना, सुने जरा, इस्लाम कितने साल सुने। पहले पैदा हुआ, बताइए ना। इस्लाम मैं धर्म मैं कितने साल पहले एग्जिस्टेंस में आया? सुने, मैं इसकी बात करता हूँ, हिंदू वर्सेस उसकी बात करता हूँ। आपने कहा पाकिस्तान की। जवाब दीजिए ना, इस्लाम धर्म कितने साल पहले जन्मा? तो भाई हम तो देखें, हम 1450 साल पहले आए हैं, तो क्या अगर हाँ, आप 10,000 साल पहले, जरूरी है आप ठीक हो? बड़ा होना और छोटा, क्या बड़ा जो होता है वो ठीक होता है और छोटा गलत होता है? नया चौदह होना सौ गलत है साल और में पुराना होना चौदह ठीक सौ है, ये साल किस में कानून है? 1400 साल में इस धर्म पे क्या क्या आरोप लगे? दुनिया के सुने सबसे तो बड़े आतंकवादी संगठन बनाने के, गलती से न्यूक्लियर बम बनाने के, अमेरिका के अंदर 9/11 करने के, ओसामा बिन लादेन, हाफिज सईद, दाऊद इब्राहिम, ऐसे ऐसे लोगों को पैदा करने के आरोप भाई लगे हैं यहाँ पर। सुने, फ्रांस के अंदर अगर आतंकवादी हमला होता है, जिसे वुल्फ अटैक कहते हैं, एक आदमी जाके हमला कर देता है, तो वो भी मुसलमान का नाम आता है। आप सुने समझिए, दीपक भाई, 1400 साल पहले पैदा हुए, हम तो 10,000 साल पहले पैदा हुए थे। 1400 साल पहले पैदा हुए धर्म में कितनी खामियां हैं, तो कट्टरपंथी जा रही है। मैं आपको वीडियो भेजूंगा, चाहे तो शो में चला देना, क्यों दीपक भाई कट्टरपंथी मेरी दुनिया बात के लिए सुने, खतरनाक है। आपको दीपक भाई, दीपक भाई बात सुने, दीपक भाई बात सुने। पहली बात तो ये कि आपने कहा इस्लाम 1400 साल पहले आया, हिंदू इतने हजारों साल पुराना है। और भाई अगर हम 1400 साल पहले हमारा जो है मजहब आया, तो इसका मतलब ये इस बात की गारंटी अब गलत है क्या? पुराना होना, जो बड़ा, अगर छोटा अगर कोई है 5-10 साल का मैं बच्चा, 15 कितने साल का साल बच्चा, से तो कोएग्जिस्टेंस सही की ना? बात कर रहा हूँ कुमार भाई, बात सुने, नहीं सुनी आपने। मैं बड़ा सिंपल कह रहा हूँ, 10,000 साल से हम सरवाइव कर रहे हैं, ये धर्म सरवाइव कर रहा है, दुनिया के बहुत ही छोटे हिस्से में है, सिर्फ भारत में और भारत से गए लोगों के अंदर है। आपका इस्लाम तो इतना बड़ा है ना, 1400 साल पहले पैदा हुए, क्यों बड़े बड़े आरोप लगते हैं? क्यों इस्लामिक कट्टरपंथी की बात होती है? क्यों वहाबी नेचर की बात होती है? क्यों आतंकवादी पैदा होते हैं इस्लाम से? तो पूरी दुनिया को आज इस्लामिक सुने, आतंकवाद से खतरा मैं है। बताता हूँ, जवाब तो दीजिए ना, इसमें मैं बताता फंडामेंटल हूँ गलती है, हमारे धर्म में है आपको। कि आपके धर्म में है? आपको प्रॉब्लम पता है क्या है दीपक भाई? आपको प्रॉब्लम यह है कि आप 10,000 मेरे को साल, कोई सुने प्रॉब्लम तो, नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल मैं मेरी बात तो सुनो ना, बात तो सुन मेरी। आपको प्रॉब्लम यह है कि आप अगर हजारों साल मौजूद थे, पर मुसलमानों ने पिछले जो 1,000 साल इंडिया पे हुकूमत की, आपको इस चीज की तकलीफ है और ये कभी भी नहीं जाएगी। मुसलमानों ने रूल किया, ये आपके जो सीने में दर्द है, ये दर्द नहीं जा सकता, क्योंकि रूल किया ना। आप यहाँ पे, हमने मुसलमानों ने जो कब्जा किया
और उन्होंने हुकूमतें की और चलाया इस हिंदुस्तान को, आपको उस चीज का प्रॉब्लम होता है। सो आज आप उस हिंदू मुसलमान की नफरत उगाते हैं। देखें, आप कोएग्जिस्टेंस की बात भी करते हैं, आप नफरत भी चलाते हैं। आपने कहा हम हिंदू स्टेट भी बनाएंगे, मुसलमानों पे आप मुसलमान ही वो स्टेट जो मैंने मजहब नहीं है। कहा हिंदू स्टेट बनाएंगे, आपने कहा था, किसी ने नहीं कहा हिंदू स्टेट बनाएंगे। मैंने आपको कहा देयर कैन बी नो हिंदुस्तान विदाउट मुसलमान। सुने सुने, हमारे इस्लाम ने तो 1400 साल पहले कह दिया था कि कोई हर बंदा बराबर है, कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है। इंडिया में आज भी शूद्र और ब्राह्मण के दरमियान जंग है। ये कोई अहमदिया को मुसलमान मान लो ना, अहमदिया को मुसलमान मान लो। इस्लाम ने कहा है ना सब बराबर है, अहमदिया को मुसलमान मान लो। पाकिस्तान में बोल दो अहमदिया मुसलमान है, आप बोल दीजिए ना। इस्लाम ने सबको बराबर कहा है, पाकिस्तानी अहमदिया भी मुसलमान बोल दीजिए कमर चीमा साहब। कल से पाकिस्तान में रह नहीं पाएंगे आप, कल से पाकिस्तान में रह नहीं पाएंगे। दीपक भाई सुन ले, इस्लाम ने कहा है कि सब बराबर है, इस्लाम ने कहा है सब बराबर है, तो अहमदिया भी मुसलमान है, मान लीजिए आप। मुसलमान है, उनके कहने से मुसलमान हो जाते हैं अहमदिया। अहमदिया मुसलमान नहीं है। कल को आप भी कहे दीपक मैं भी मुसलमान हूं, हम आपको ऐसे ही मान ले मुसलमान? पहले कलमा पढ़ना पड़ता है, हमारे नबी पे यकीन पढ़वा दीजिए ना। आप मारते उनको, आप पीटते हैं पाकिस्तान में, इस्लाम मानते हैं वो, फिर भी आप बोलते हैं वो मुसलमान नहीं है, और फिर बोलते हैं कि समानता का अधिकार है। आपके बगल में ही बच्चा परेशान पड़ा हुआ है अहमदियों का, उसको ठीक कर लो, उसके बाद बात करना। दीपक